हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं निर्धनता के बारे में, यानी गरीबी। तो निर्धनता जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप किसी भी सोसाइटी में या किसी भी देश में हर जगह आप इसको देख सकते हैं। ये एक सार्वभौमिक समस्या है। ऐसा हो सकता है कि विकासशील देशों में ये ज़्यादा आपको देखने को मिले और विकसित देशों में कम। क्योंकि जो विकसित देश हैं वो उनके पास उतने संसाधन होते हैं कि वो अपने निवासियों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें या उन्हें रोज़गार उपलब्ध करा सकें। और जो विकासशील देश होते हैं, चूँकि वो प्रोग्रेस के पथ पर होते हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं होते, तो इस वजह से भी वो अपने निवासियों को प्रॉपर रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाते। तो निर्धनता किसे कहेंगे, इसकी कोई स्पेशल कोई डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन नहीं है। हर सोसाइटी के, हर समाज के हिसाब से, हर देश के हिसाब से निर्धनता की जो परिभाषा है वो अलग है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उस देश के जो एक पैमाना है कि वो किसे निर्धन कहता है, उसके मुताबिक ये तय होता है कि वो निर्धन है या नहीं। जैसे कि जो लोग यहाँ 2000 या 2500 या 3000 मासिक आय वाले लोग हैं, हो सकता है कि वो भारत के हिसाब से निर्धन ना हों, लेकिन जो दूसरे कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो उसे पूरी तरह गरीबी में रखेंगे। तो ये एक तरह से पैमाना है जो बताता है कि कौन निर्धन है और कौन नहीं। तो निर्धनता की जो एक सामान्य सी परिभाषा है वो ये है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति कम आय अथवा अनुचित व्यय के कारण अपने जीवन के स्तर को अपनी शारीरिक और मानसिक कुशलता के योग्य रखने में असमर्थ रहता है, तथा वह अपने स्वाभाविक आश्रितों को अपने समाज के स्तर के अनुकूल, जिसका कि वह सदस्य है, रखने में असमर्थ होता है। यानी कि निर्धनता उस सिचुएशन को कह सकते हैं कि जब व्यक्ति की पहले से ही आय कम हो और उसका जो व्यय करने का तरीका हो वो भी बेतरीब ढंग से हो, मतलब कि वो सही तरीके से उसे व्यय ना करता हो, और वो उतना भी योग्य ना हो कि वो अपनी शारीरिक मानसिक कुशलता को बनाए रख सके और अपने ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि जब वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल से रिलेटेड जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे एक तरह से निर्धन कहा जाएगा। तो निर्धनता को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो निर्धनता का जो भारत में मुख्य कारण है वो हमारी परंपरागत सामाजिक संरचना है। यानी कि हमारी जो सोच है वो परंपरागत तरीके की है और हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही परंपरागत तरीके से डिज़ाइन हुआ है, और उसके मुताबिक जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उन्हें बहुत कम एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से भी एक निर्धनता हमेशा बनी रहती है। एपी बर्नबास के अनुसार निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, ये सामाजिक तथा आर्थिक वंचन भी है। मतलब कि ये कहते हैं कि निर्धनता सिर्फ पैसों की कमी ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक वंचन भी है। सामाजिक वंचन से मतलब होता है कि जब आपको जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उसमें भाग लेने से रोका जाता है, तब इसे एक निर्धनता कहेंगे कि आप आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से आप गरीब हैं। तो इसे हम निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत में निर्धनता किस वजह से फैली हुई है, उसमें निर्धनता के क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारी सोसाइटी में होती है तो उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होते, उसके साथ उसके लिए बहुत सारे कारण मिलकर काम करते हैं, जो कि उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो एक साथ होता है, जो कि एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसमें पहले नंबर पे आता है व्यक्तिक कारण। व्यक्तिक कारण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से रिलेटेड जो कारण है जो कि गरीबी को जन्म देते हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है आलस्य, कि जो लोग आलसी होते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो कोई काम करें, और उनकी सोच भी इस तरह की होती है कि वो सिर्फ बिना मेहनत के या बिना कुछ भी एक्शन लिए जब वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी निर्धनता की वजह बनते हैं। क्योंकि वो एक्शन तो ले नहीं रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बिना कुछ काम किए ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। सेकंड नंबर पे आता है मानसिक दोष। मानसिक दोष का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा रोग या कम अकल या कोई पागलपन जैसी कोई भी ऐसी सिचुएशन होना जिससे कि व्यक्ति अपने भी काम करने में
समर्थ ना हो, अपनी भी ज़रूरतें पूरी ना कर पाता हो, या अगर उसके पास पहले से भी संसाधन अवेलेबल है वो उन्हें भी यूज़ करने में समर्थ ना हो। क्योंकि जो उसकी मेंटल कंडीशन है वो उस हिसाब की नहीं है कि वो चीज़ों को सही से संभाल सके, मैनेज कर सके। तो ये भी एक रीज़न है जो कि गरीबी का कारण बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए ही काम करने में समर्थ नहीं है, वो किसी और के लिए कैसे काम कर सकता है। थर्ड नंबर पे आता है शारीरिक दोष और रोग। शारीरिक दोष का मतलब होता है कि कोई जन्म से अपाहिज हो, या कोई इस तरह की जैसे आँखों की कोई प्रॉब्लम, कोई अंधा हो, या कोई हाथ ना हो किसके, तो ये सारी प्रॉब्लम मिलकर काम करती हैं कि जब व्यक्ति के पास उसे कुछ ऐसा शारीरिक दोष है जिसकी वजह से उसे जो एक जॉब में या किसी चीज़ में उसे मौका नहीं दिया जा रहा है, या वो खुद भी अपने आप को हीन समझता है कि वो एबल नहीं है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम पीछे हट जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ वजहों से भी रुक जाते हैं और वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। सेकंड नंबर पे आता है भौगोलिक कारण। निर्धनता के लिए बहुत सारे भौगोलिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जिसमें आती हैं जैसे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो जैसे कि भूकंप, बारिश, तूफ़ान, ये अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आना जिससे कि फसलें या कुछ जो आपने मतलब जैसे किसान लोग होते हैं उन्होंने अपना जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो फसलों को या किसी बनी बनाई फसल को या उनकी जो पूंजी है जो उनका जो स्टॉक है उसे जब नुकसान पहुंचता है प्राकृतिक आपदाओं के ज़रिए, तो वो भौगोलिक कारणों में आता है। सेकंड नंबर पे आता है हानिकारक कीट। हानिकारक कीट का मतलब है कि जब कुछ ऐसे जो हानिकारक जो कीट होते हैं, मतलब जो फसल खा लेते हैं, बनी बनाई फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे भी एक निर्धनता पैदा होती है। क्योंकि जब किसान अपनी फसल को तैयार करके रखते हैं तो उन्हें किसी कीट के ज़रिए खा लिया जाता है, तो इससे भी किसान लोगों को बहुत नुकसान होता है और उनमें निर्धनता जो है बनी रहती है। थर्ड नंबर पे आता है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। कई बार क्या होता है कि जो भारत है वो एक ग्रामीण प्रधान देश है, ग्राम प्रधान देश है, जहाँ ज़्यादातर जो गाँव वाले एरिए हैं, तो गांव में ज़्यादातर लोग खेती पर डिपेंड होते हैं और संयुक्त परिवार होने के कारण बहुत सारे लोग छोटी सी ज़मीन पर ही डिपेंड होते हैं, जिससे कि उनकी ज़रूरतें बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। तो ये सब रीज़न भी एक गरीबी को बढ़ावा देते हैं। कई बार क्या होता है कि परंपरागत सोच की वजह से भी लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, या वो अपने गांव को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते। इस वजह से भी एक गरीबी पनपती है कि वो एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर ही अपने सभी लोगों को आश्रित रखते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते या अपने गाँव को नहीं छोड़ते। थर्ड नंबर पे आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में जो पहले नंबर पे आता है आर्थिक मंदी। जब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उनकी मांग कम हो, प्रोडक्शन किया जा रहा हो और उसे खरीदने वाले लोग कम हो, तो इससे एक आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, उनमें लगे हुए मजदूर बेरोज़गार हो जाते हैं, तो इससे भी निर्धनता पैदा होती है। क्योंकि जो मज़दूर हैं वो अपनी फैमिली का भरण पोषण उसी के ज़रिए करते हैं, तो जब उनका काम छिन जाता है तो इससे फैमिली जो है पूरी तरह से निर्धनता का शिकार हो जाती है। सेकंड नंबर पे आता है कृषि का पिछड़ापन। चूँकि जो भारतीय समाज है वो एक तरह से परंपरागत सोच पर आधारित है, उसकी संरचना एक परंपरागत तरह की है, तो यहाँ किसी भी तरह की टेक्निक को, नई जो सुविधाएं हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। परंपरागत तरीके से खेती की जाती है, तो जब मशीनों की कमी होगी और उसको करने का तरीका भी परंपरागत होगा, तो जो लागत होगी वो ज़्यादा लगेगी और जो फसल होगी वो कम होगी, तो इससे भी निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हम उसमें कोई भी तकनीकी ज्ञान यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, जो कि कोई भी नया रिजल्ट देने में समर्थ नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है अपर्याप्त उत्पादन।
अपर्याप्त उत्पादन का मतलब होता है कि जब मांग और पूर्ति में बैलेंस ना हो, इससे भी गरीबी पैदा होती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया जाए और उसे मांगने वाले यानी उसे ख़रीदने वाले लोग कम हो, तो इससे भी गरीबी पैदा होती है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी लोग जैसे कभी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, कभी उसे कम कर देते हैं, तो इससे चीज़ें दुर्लभ हो जाती हैं मार्केट में और उनके रेट ज़्यादा लगते हैं। इससे महंगाई जैसी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। फोर्थ नंबर पे आता है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। जो भारतीय समाज है उसका 2/3 हिस्सा कृषि पर डिपेंड है और वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कृषि के ज़रिए यानी खेती के ज़रिए ही पूरा करता है। वो जल्दी से कुछ लोग इस तरह की सोच के होते हैं कि वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो एक छोटे से टुकड़े पर ही अपने सभी जो फैमिली वाले लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता एक छोटे सी ज़मीन पर या एक छोटे से रोज़गार पर ये भी निर्धनता को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो नई सोच है, नई सोच से जब आप कुछ नया करते हैं तो उससे आपकी गरीबी दूर होती है। 5 नंबर पे आता है उद्योगों का अभाव। हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें कुछ 5 से 20% जो एरिया है उसमें उद्योगों की भरमार है। बाकी जैसे कि जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई, जो बड़े बड़े जितने मुंबई ये शहर हैं, इनमें जो है उद्योग, इनमें रोज़गार के ज़्यादा साधन हैं और जो छोटे शहर हैं उसमें उद्योगों को कम लगाया गया है। तो इससे भी एक जो नॉर्मल बैकग्राउंड का जो एक बंदा है वो बड़े शहरों में जाने से हरकचाता है, वो जा नहीं पाता किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी भी वजह से। तो इससे भी एक इंसान जो है अपने लिए सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो छोटे शहर हैं या गांव हैं वहाँ रोज़गारों की कमी है, जिससे कि एक जो गरीबी है वो हमेशा बनी रहती है। 6 नंबर पे आता है धन का असमान वितरण। जो भारतीय कम्युनिटी है इसमें जो पैसों का जो बंटवारा है वो कुछ ही लोगों के, मतलब धन का जो केंद्रीकरण है वो कुछ ही लोगों के हाथों में है, जिससे कि ज़्यादातर जो जनता है वो उन्हीं पर डिपेंड है। ये जो लोग हैं ये उद्योगों के ज़रिए या किसी भी बिज़नेस के ज़रिए अपने बिज़नेस खड़े करते हैं और उसमें जो निचला तबका है वो काम करता है, जहाँ उनका बहुत शोषण किया जाता है। तो जब किसी का इस तरह शोषण किया जाता है तो वो लोग, जो मज़दूर लोग हैं, वो प्रोडक्शन के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इससे भी एक तरह से गरीबी को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब मज़दूर तबका ही उदासीन हो जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इससे भी गरीबी को समाज में बढ़ावा मिलता है। 4 नंबर पे आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों को गरीबी का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में सोसाइटी का सबसे बड़ा हाथ होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है सामाजिक बुराइयाँ। हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही कुछ ऐसी बुराइयाँ फैली रही हैं जिन्होंने व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका है और कुछ भी नया एक्सेप्ट करने से मना किया है। जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और ये जो प्रथाएं थी समाज में, जैसे कि जो नीची जातियाँ होती थी उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने का अधिकार था और शूद्र लोग पढ़ाई से उनको वंचित रखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें शास्त्र भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो धार्मिक होते हैं। तो इन सब बुराइयों ने मिलकर काम किया और लोगों को पिछड़ेपन यानी गरीबी की तरफ धकेला। तो सामाजिक जो बुराइयां होती हैं वो समाज में एक सोच तैयार करती हैं। जब लोगों की सोच गलत बन जाती है तो वो गलत तरफ ही चलते हैं और वो सही चीज़ों को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिन्होंने समाज में गरीबी को बढ़ावा दिया। सेकंड नंबर पे आता है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। आज आप देख सकते हैं कि जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है जो कि किसी भी तरह का रोज़गार को क्रिएट करने में सक्षम नहीं है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों के पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो कुछ रोज़गार क्रिएट कर सके, या उनके पास कोई भी ऐसा व्यावसायिक ज्ञान नहीं होता
जिससे कि वो कुछ अपने लिए कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि गरीबी को बढ़ावा दे रहा है कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी जो बच्चे का जो लेवल है वो उस स्तर का नहीं है कि वो कुछ कर सके। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक कम साहित्यिक ज़्यादा है। वो इस तरह की है जिससे कि सिर्फ पढ़े लिखे बेरोज़गार तैयार हो सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि सोसाइटी के लिए समाज के लिए यूज़फुल हो। वो सिर्फ एक तरह से पढ़े लिखे बेरोज़गार तैयार कर रही है। थर्ड नंबर पे आता है जाति प्रथा। जाति प्रथा वो सबसे बड़ी बुराई है जिसने जो निचली जातियाँ थी उनको कभी भी पनपने नहीं दिया। इसमें जो बड़ी जातियाँ थी उन्होंने जो निचली तबके के लोग थे, निचली जातियाँ थी, उन्हें सिर्फ सेवा में ही लगाए रखा और खुद एजुकेशन जो है हासिल की। लेकिन जो निचली जातियाँ थी उन्हें शास्त्रों का या बड़ी जो उन चीज़ों का हवाला दिया जिससे कि वो रुक सकें। चूँकि वो खुद पढ़ना नहीं जानते थे इसलिए उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि उन्होंने अगर वो नए व्यवसायों में दक्ष भी थे, वो कुछ करना भी चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, कुछ नया व्यवसाय करना चाहते थे, उनको पढ़ने और आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि शूद्रों का जो काम है वो सिर्फ सेवा करना है, पढ़ने का काम सिर्फ पंडित का है, जो बड़ी जातियाँ हैं उनका है, और इन तीनों का जो सेवा करने का काम, इन तीनों की सेवा करने का काम शूद्रों को दे दिया गया। उन्हें हर तरीके की तरक्की से रोका गया जिससे कि वो उनका जो स्तर था वो पिछड़ता चला गया। तो ये सबसे बड़ी बुराई है जाति प्रथा जिसने कि एक ख़ास तबके को कभी भी पनपने नहीं दिया। फिफ्थ नंबर पे आता है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसने कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी को बढ़ावा दिया है। यहाँ की जो जन्म दर है वो ज़्यादा है और इसी वजह से जो जनसंख्या है वो एक विस्फोटक स्थिति में आ चुकी है। और चूँकि जो जितनी जन्म दर है उसके मुताबिक जो रोज़गार हैं, जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधर नहीं रही है और अर्थव्यवस्था लगातार डाउन हो रही है। तो इससे भी एक ऐसा इम्बैलेंस पैदा हो गया है जिसने कि सोसाइटी में, समाज में एक बहुत बड़ी खाई को तैयार किया है जहाँ लोग गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ती हुई जनसंख्या। चूँकि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या और तकनीकी ज्ञान की कमी की वजह से और एक परंपरागत सोच की वजह से भी जो रोज़गार में और लोगों के बीच एक तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्योंकि लोग जो है नई तरीके से सोचने में या कुछ भी नया हासिल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो परंपरागत चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो परंपराओं में और ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं जिससे तरक्की की कोई भी चांस नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी मिलकर भारत में एक गरीबी की जो एक पृष्ठभूमि है उसको तैयार कर रहे हैं जो कि हमेशा से रही है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम जब से भारत आज़ाद हुआ है, एजुकेशन के लिए बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो एजुकेशन उस लेवल की नहीं है जो कि कुछ रोज़गार क्रिएट करने लायक बना सके या जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, वो सरकारी नौकरियों पर कम डिपेंड होने के बजाय अपने लिए कुछ रोज़गार क्रिएट करने की स्थिति में आ सके। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो वो है पूरी तरह परंपरागत है, उसको बदलने की ज़रूरत है जिससे कि समाज में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। तो ये थे समाज में जो निर्धनता को बढ़ाने वाले कारक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।